नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। कुल 75 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 75 प्रश्न मिलेगा, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है स्पीयरमैन। देखिए दोस्तों, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों बताया है कि जो बुद्धि होती है वह दो कारकों से मिलकर बनी होती है। एक का नाम इन्होंने बताया सामान्य तत्व, जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं या जी फैक्टर कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया विशिष्ट तत्व, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं या यस फैक्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है स्क्विरल, स्पीयरमैन, हॉल्स या वुंड। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों वुंड, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर वुंड जो थे, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो डॉक्टर वुंड दोस्तों ये जर्मनी के एक चिकित्सक थे और ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, आपको यह बताना है। ऑप्शन है कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों अल्फ्रेड बिने, सी ऑप्शन आपका सही है। अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक वाइगर्स कहां के थे, आपको यह बताना है। ऑप्शन है जापान, रूस, फ्रांस, चीन। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वाइगर्स दोस्तों एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ये रूस के निवासी थे, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। स्टर्नबर्ग, वाइगर्स, सैलोवी या मेयर। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन दोस्तों स्टर्नबर्ग का है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है, आपको यह बताना है। होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड, जे.एम. ओझा। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों मनोवैज्ञानिक जे.एम. ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। विभेदक अभिक्षमता को, सामान्य अभिक्षमता को, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को या व्यावसायिक अभिक्षमता को। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है दर्शन शास्त्र, तीसरा समाज शास्त्र, चौथा है शिक्षा शास्त्र। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दोस्तों दर्शन शास्त्र में किया जाता था। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आत्मनियंत्रण होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आत्मनियंत्रण बिल्कुल राइट होगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। आत्मनियंत्रण, अंतरिक्षण, आत्मसम्मान, आत्म प्रबलन। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों आत्म प्रबलन। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। आत्म प्रबलन का तात्पर्य होता है दोस्तों उन विशिष्ट तरीकों से है इसका तात्पर्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। किस परीक्षण में 10 मसिलक्ष या स्याही धब्बे होते हैं, आपको यह बताना है। रोरसा परीक्षण, 16 PF, EPQ या MMPI। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्याही धब्बे परीक्षण को रोरसा ने किया था, इसलिए दोस्तों इसे रोरसा परीक्षण भी कहा जाता है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही है। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है, आपको बताना है। 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में 50 से 70% तक दबाव की भूमिका होती है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हॉलर, फिलिप, क्रेपलिन, बेंजामिन रस। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक क्रेपलिन द्वारा लिखी गई है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे, आपको बताना है। एडलर, सिगमंड फ्रायड, जुंग या जीन एस क्यूरल। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों सिगमंड फ्रायड को असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था, आपको यह बताना है। हिप्पोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु या प्लेटो। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं, आपको बताना है। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक, या 11वीं से 16वीं तक, या 10वीं से 14वीं तक, या 10वीं से 16वीं तक। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, सामूहिक पागलपन के प्रमाण दोस्तों 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिले हैं, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मन स्नायु विकृत के रोग का लक्षण क्या होता है। भय होता है, आशंका होता है, रोग होता है या कष्ट होता है। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, मन स्नायु विकृत रोग का लक्षण आशंका होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता है, वह अपने कार्यों की सफलता एवं असफलता को लेकर साशंकित रहता है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, आपको बताना है। बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों, बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उदाहरण देना, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, क्या योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है, समायोजन में होता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर तीनों ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, थकान का कारण नहीं है, क्या नहीं, आपको बताना है। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, थकान का कारण दोस्तों विश्राम नहीं होता है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जीवन की अस्थिरता के लिए व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है, जीवन की अस्थिरता का। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिंग का निर्धारण होता है, कैसे होता है। माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, लिंग का जो निर्धारण होता है वह पिता द्वारा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है। सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संवेदनशीलता का विकास सिर से प्रारंभ होता है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जन्मोत्तर विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है, आपको बताना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है, दूसरी अवस्था जो होती है वह बाल्यावस्था होती है, और तीसरी अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था होती है। यहाँ पर दूसरी अवस्था पूछा गया है, इसलिए आपका बाल्यावस्था बिल्कुल सही है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है, आपको बताना है। पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों पीयूष ग्रंथि का, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की आंत क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और यौन परिपक्वता में भी दोस्तों पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है, कब जागृत होती है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए दोस्तों, वीर पूजा का तात्पर्य क्या होता है। वीर पूजा का अर्थ होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे व्यवहार को समायोजित करना वीर पूजा कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के गुण दोस्तों किशोरावस्था में पाए जाते हैं, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, क्या बना देती है। सामाजिक बना देती है, या आदर्शवादी, या धार्मिक, या अव्यवहारिक।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, ठीक है, जिसे दोस्तों आदर्श कहते हैं, ठीक है। तो अति संरक्षणशीलता बालक को दोस्तों आदर्शवादी बना देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, मंदिर श्रवण वाले, पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कम सुनने वाले बालकों को शिक्षा देने के लिए चित्र, चिन्ह तथा श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर मंदित श्रवण वाले बालक बिल्कुल सही है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को दोस्तों किशोर कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, वह होते हैं पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालक। ध्यान रखिए दोस्तों, मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। और मानसिक मंदता दोस्तों क्या है? यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, आपको यह बताना है। यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण से प्राप्त ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध क्या होगी? देखिए दोस्तों, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु यहाँ पर कितना है? मानसिक आयु 12 है, 12 लिखेंगे। वास्तविक आयु यहाँ 8 दिया है, नीचे 8 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 तिहाई 12 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 का 3 में गुणा हो जाएगा, 50 तिहाई कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, 150। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है किस नीति का उपयोग करना चाहिए? वार्तालाप नीति का, प्रश्नोत्तर नीति का, खेल और मनोरंजन नीति का या प्रदर्शन नीति का? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों खेल और मनोरंजन नीति का। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षण में दोस्तों खेल और मनोरंजन विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खेल और मनोरंजन विधि में दोस्तों अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है, आपको बताना है। नए तथ्य की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे, आपको यह बताना है। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है, लेकिन दोस्तों अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, आपको यह बताना है। उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव,
अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक में अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। इस अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या होता है? बालक का अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन या ये सभी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन तीनों आते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? 11 वर्ष की आयु में होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास दोस्तों ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है और इसका समय क्या होता है? 11 से लेकर के 15 वर्ष होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? ऑप्शन है टायलर, स्किनर, क्रो, वुडवर्थ। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, टायलर ने कहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वावस्था हेतु? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? सीखने की खेल विधि दोस्तों यह बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होता है और बाल्यावस्था का समय क्या होता है? 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है आपको बताना है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची या ये सभी? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत बालक या व्यक्ति के सभी आयामों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन करने में दोस्तों कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होता है और मत सूची होता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है आपको बताना है? सीखने की क्लासिकल अवस्था है या पुनर्वलन का सिद्धांत है या सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन है या ज्ञान का निर्माण है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देना और बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों बालक क्या करता है? प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित कर लेता है, इसलिए आपका यहाँ पर सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। यहाँ पर आपको बताना है संवेदी गामक अवस्था क्या समायोजित करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था जो है यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है और इस अवस्था में जो बालक होता है वह अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण करने लगता है और इसका समय क्या होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था दोस्तों वैसे तो जन्म से 6 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष नहीं दिया है, 5 वर्ष दिया है, 12 वर्ष दिया है, 21 वर्ष दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 वर्ष दिया है, इसलिए आपका 5 वर्ष भी सही माना जाएगा। जन्म से 5 वर्ष तक भी होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं 6 वर्ष तक भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये शैशवावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है? अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, यह तो असत्य है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, यह भी गलत है। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है, ए और बी दोनों। यहाँ पर दोस्तों ए और बी दोनों आपका गलत है, यही आपको बताना था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां कौन सी हैं आपको बताना है? परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का भी प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता, कुपोषण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है मानसिक अक्षमता।
मानसिक अक्षमता के कारण दोस्तों बालक या बालिका अपने आयु वर्ग के बालक या बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है, ऑप्शन है बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, दुर्बल या कमजोर बालक जो होते हैं इनके बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्बल बालकों का अध्ययन। अगला प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पूर्व में सीखे गए ज्ञान या वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग दोस्तों स्कूटर चलाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी क्या है आपको बताना है। नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अंतराल मापनी जो होता है इसके द्वारा वैयक्तिक भिन्नताओं का परीक्षण सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह क्या कहलाती है? मूल्यांकन, आकलन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है? सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मूल्यांकन और आकलन यहाँ पर दोनों आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। क्या महत्व है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समान आयु वर्ग तथा बुद्धि स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। किसमें अंतर करता है? कमजोर विद्यार्थी में, सामान्य विद्यार्थी में, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में या उपयुक्त सभी में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विभेदीकृत परीक्षण या जिसे विभेदकारी परीक्षण कहते हैं, इसके द्वारा बालकों को उनकी क्षमता और उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान या हीनता की भावना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शारीरिक दोषग्रस्त बालक जो होता है वह मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसमें हीनता की भावना का जन्म होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हीनता की भावना। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्व अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बालक में क्रियाओं को नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा उत्तरदायी होता है जिसे अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की उपलब्धि, उनके ज्ञान का स्तर तथा बालक की समस्याओं का पता लगाया जाता है और उसका उचित उपचार भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है आपको बताना है। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है, समायोजन में भी होता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, एल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार,
तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं वे जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति दोस्तों सामाजिकता से भी पूर्ण होते हैं और उनका व्यवहार मित्रवत होता है। इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है या जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सामाजिक पैमाने के विधि के अनुसार सुपरस्टार या अति मानव वह होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ष 1910 में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। वर्ष 1910 ईस्वी में जुंग ने दोस्तों व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, लंबाई, भार और त्वचा का रंग, पैर, आंख एवं बालों के रंग में दोस्तों विविधता जो होती है वह विचलन को भौतिक अंतर की संज्ञा दी जाती है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है, आपको बताना है। परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? परिवार का पेशा जो होता है इससे दोस्तों शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वह बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धिलब्ध से कम बुद्धिलब्ध रखता है और तुलनात्मक रूप से कमी प्रदर्शित करता है, तो ऐसे बालक को दोस्तों पिछड़ा बालक कहा जाता है। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों स्किनर का। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होता है? भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत या इनमें से कोई नहीं। तो आईपीसी का अर्थ होता है दोस्तों इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण पर या समाज पर? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? बालक का प्रारंभिक विकास दोस्तों बालक के माता पिता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिक नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे दोस्तों आनुवंशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशंसा द्वारा। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है, आपको बताना है। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, खेल कूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग एवं सामंजस्य की क्षमता का भी विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों बालक में सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इनमें से सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हो यह अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नहीं। अगला प्रश्न है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा
साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबद्ध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा 75 प्रश्न कंप्लीट हो गया। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो से दोस्तों आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।